ओके चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा अब मुझे बताओगे, ये हम लोगों ने बैलेंस शीट याद करी थी, आपको याद होगा क्लास नंबर 1 में। इसके बाद हम लोगों ने P&L का फ्लो याद करा था। मैं भी रिवाइज कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक फ्लो बना रहा हूँ कि अच्छा ऐसा ऐसा कुछ करा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अकाउंटिंग रेशो स्टार्ट कर दिया। अब अकाउंटिंग रेशो ना यहीं से रिवाइज करेंगे, देखना यहाँ से रिवाइज करने का तरीका बताता हूँ। टाइप नंबर 1 कितने रेशो थे जल्दी बोलो? 3। मतलब रेशो फॉर्मूले कितने थे? 3 थे। पहला करंट रेशो CA/CL, दूसरा क्विक रेशो QA/CL, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड वर्किंग कैपिटल CA-CL, बच 3 फॉर्मूले। और इस सब के अंदर डिटेल CA के लिए हमने याद करा था टी कॉइल, याद होगा आपको, और CL के लिए याद करा था 3 वो, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर, और उसके बाद ट्रेड पेबल, ऐसी कुछ याद करा था। ये हो गया अंदर CA/CL हो गया। QA का फॉर्मूला क्या था? QA का फॉर्मूला बेसिकली करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री प्रीपेड माइनस एडवांस टैक्स। बहुत ही बढ़िया, देख लो हम कुछ नहीं खोल के देखेंगे, यहीं से रिकॉल करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा सॉल्वेंसी रेशो पे पहले हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट, याद होगा क्या कॉन्सेप्ट था? TA=TL, ऐसा कुछ याद है? टोटल एसेट इज इक्वल टू क्या होता था? टोटल लाइबिलिटी। टोटल एसेट कैसे निकालते थे? NCA प्लस CA। NCA बोले तो नॉन करंट एसेट, CA बोले तो करंट एसेट। नॉन करंट एसेट की वो 4 लिस्ट तो ऐसी याद हो जाती थी, फिर 3 एडिशनली वैसे याद हो जाते थे। उसके बाद आपको याद होगा फिर CA के अंदर क्या था? टी कॉइल था, ठीक है। ये आगे टोटल एसेट। अब इसमें से आपको कुछ भी निकालना हो, कुछ भी के लिए 2 चीजें निकालने के लिए हमारी बात हुई थी, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर फंड के लिए SHF बोलते थे और नॉन करंट लाइबिलिटी के लिए हम NCL बोलते थे। शेयर होल्डर फंड को निकालने के लिए एक था डायरेक्ट फॉर्मूला, एक था इनडायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था जल्दी बोलो? शेयर होल्डर फंड के लिए, हाँ वही बैलेंस शीट याद करो, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल के अंदर 2 चीजें आती है, जल्दी बोलो फटाफट, कौन सी? इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर ऑल रिजर्व्स और साथ में P&L का क्रेडिट और डेबिट बैलेंस। नहीं पढ़ रहे हो निकम्मो, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा ये हो गया ये डायरेक्ट फॉर्मूला। फिर इनडायरेक्ट क्या था? मैंने कहा टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी, उसमें से 2 चीजें उड़ा दो अदर वाली, कौन सी? NCL और CL। तो आपके पास क्या बच जाएगा? SHF बच जाएगा। कोई डाउट यहां तक? ये आपका इनडायरेक्ट फॉर्मूला फॉर SHF। फिर आगे हम नॉन करंट लायबिलिटी हुए। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या आता? जल्दी बोलो फटाफट से रिवाइज करेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी का डायरेक्ट मैंने कहा 3 बस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और अदर लॉन्ग टर्म अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। डन। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर क्या क्या आता है? इसमें यहाँ पर एक एडिशन है जो मुझे कल ही याद आया, मैंने यहाँ पे ऐड मारा, ठीक है। मतलब याद तो खैर क्या, क्वेश्चन करवा रहा था तो वहां पे मेरे को मिला तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया। देखना लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आपके पास बेसिकली 3 चीजें आएंगी। कौन सी? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर डिबेंचर्स, लोन्स और साथ में कोई डिपॉजिट्स हो ना तो वो भी। सर डिपॉजिट्स कौन से? डिपॉजिट्स आप एक्चुअली आपका ना बाद में आपको पता चलेगा डिपॉजिट क्या होता है। जनरली मान के चलो आप एक बैंकिंग कंपनी हो, ऐसा मानते हैं, चलो ठीक है, इसको बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो आप एक बैंकिंग कंपनी हो, तो आपने क्या बैंक को डिपॉजिट करा रखे होंगे पैसे? हाँ सर, उसको फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं या फिर रेकरिंग डिपॉजिट भी बोलते हैं या फिर डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। हम लोगों ने बैंकिंग सेक्टर में पढ़ा है ये सब, है ना। तो वो जो अगर बैंकिंग कंपनी है वो भी तो बैलेंस शीट बनाएगी, तो वो किस चीज को बुक करेगी? वो डिपॉजिट्स बुक करती है। वहां पर क्या बुक करती है? डिपॉजिट बुक करती है, ठीक है। ऐसा मानना, ऐसा होता नहीं है वैसे, ठीक है, बट मैंने थोड़ा सा आइडिया लगा के बता दिया, ठीक है। एक्चुअली कुछ और होता है। 73 to 76 कंपनीज एक्ट का सेक्शन कवर करता है इसको, ठीक है। कोई बात नहीं, स्किप मार के चलते हैं, अपने को अभी नहीं पढ़ना, ठीक है। चलो कोई डाउट यहाँ तक? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर कितनी चीजें आई? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और अदर का कहीं यूज आता नहीं है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर प्लस कौन सी चीजें आएंगी? 3, लोन, डिबेंचर और डिपॉजिट, जो मैंने अभी बताया। अब लॉन्ग टर्म प्रोविजन के लिए मैंने क्या बात बोली थी? एम्प्लॉय से रिलेटेड, है ना, और रिटायरमेंट से रिलेटेड। ये 2 बातें जहां दिख जाए वो मतलब हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, और यही मेथड आपका अप्लाई भी होगा, हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो इजीली। कोई डाउट यहाँ तक? 2 बातें खत्म हो गई। थर्ड बात पे आते हैं, अदर का कुछ नहीं, अगर लिखा हो तो डाल देना, ना लिखा हो तो मत डालना। नॉन करंट लायबिलिटी डायरेक्ट मेथड खत्म। इनडायरेक्ट में क्या था जल्दी बोलो? इनडायरेक्ट में हाँ NCL का। इनडायरेक्ट मेथड कैसे निकालते थे? TATL माइनस बचे हुए 2 SHF और CL, तो NCL निकल जाएगा। डन। उसके बाद एक फॉर्मूला और करा था यहाँ पर, हमने कहा था टोटल डेट की बात करी थी। किसकी बात करी थी? टोटल डेट की। टोटल डेट बोले तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म वाले डेट कौन से होते हैं? बेसिकली आपके NCL, और शॉर्ट टर्म वाले कौन से होते हैं? CL। तो अब आपको क्या निकालना है? आपको तो NCL निकालना है, बोले तो डेट निकालना है। तो आपको डेट निकालने के लिए टोटल डेट में से क्या माइनस करना पड़ेगा? CL माइनस करना पड़ेगा। तो क्या निकल जाएगा आपका?
एनसीएल निकल जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? इजी, ओके। ये सारी बातें हम लोगों ने कर दी। फिर सॉल्वेंसी रेशियो स्टार्ट हो गए थे। डेट टू इक्विटी था, टोटल एसेट टू डेट था, और आपका प्रोप्राइटरी था। डेट टू इक्विटी का तो सेम ही बन जाता था, डेट अपॉन में इक्विटी। टोटल एसेट का अपॉन में डेट, वही अब टोटल एसेट निकालना था, डेट निकालना था, सब चीज निकालनी सिखा दी। प्रोप्राइटरी का क्या था? एसएचएफ अपॉन में टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटी भी आ सकता है, वो एक ही बात होती है। अब उसको बेसिकली ये परसेंटेज में क्यों निकलता था? क्योंकि ये पूछता है कितना प्रोपोर्शन है हमारे शेयर होल्डर का आउट ऑफ टोटल एसेट्स, है ना, तो इसलिए हम इसको परसेंटेज में निकाल के चलते थे। उसके बाद आता था फिर दूसरा कॉन्सेप्ट इनकम स्टेटमेंट वाला, याद है क्या? इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले कौन आता था, जल्दी बोलो? EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। फिर उसमें से क्या माइनस करते थे, जल्दी बोलो? इंटरेस्ट। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता था? EBT। फिर उसके बाद क्या आता था? माइनस टैक्स। उसके बाद क्या बचता था? EAT। और फिर उसमें से डिविडेंड माइनस करा तो क्या आ गए? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। हो गई याद? ऐसे ही देख लो, अभी तक मैंने बोला ना यहीं से सब रिवाइज होगा, आगे पन्ने तक नहीं पलटेंगे, ठीक है? आगे बताओ। फिर इसके बाद मैंने कहा कहाँ पे हम पहुंचे थे, जल्दी बोलो? कहाँ पे थे? इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट। फिर इसके अंदर हमने फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला क्या था इसका? जो इसके रेफरेंस में हमारा रेशो बनता था, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ICR, है ना, EBIT अपॉन में फिक्स्ड इंटरेस्ट। अब मैंने कहा फिक्स्ड इंटरेस्ट कैसे निकलता था? पहली बात ये याद है? इसको मैं एग्जांपल से दिखाऊं या फिर वैसे ही कराऊं? याद है? मान के चलो 9% डिबेंचर लिख के दे रखा है, 10 लाख रुपए के डिबेंचर है, तो वो 9% 10 लाख पे लगाओगे तो इंटरेस्ट निकल जाएगा, है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे? EBIT निकालने के दो केसेस होते थे, या तो क्वेश्चन देगा आपको EBT या देगा EAT। EBT दिया है तो बहुत सिंपल, इंटरेस्ट ऐड करो, वहां पहुंच जाओ EBIT पे। तो वो इंटरेस्ट आप कैसे निकालोगे? मैंने निकालना सिखा दिया। इंटरेस्ट वाली सिक्योरिटीज दे रखी होंगी, आप उसको मल्टीप्लाई कराओगे उसके ऊपर, जो उसका रेट दे रखा होगा वो इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया, उसको उसमें ऐड कर देना, वहां पहुंच गए आप EBIT पे। उसके बाद दूसरा केस मैंने कहा EAT दे रखा है तो आपको पहले बिफोर टैक्स करना पड़ेगा। मुझे बता दो बिफोर टैक्स करने के लिए क्या करते थे? 1 माइनस टैक्स, बहुत ही बढ़िया। क्या करते थे? अपॉन में 1 माइनस टी करते थे। टैक्स रेट आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, 1 माइनस पॉइंट में डालना उस टैक्स रेट को, डायरेक्ट मत डालना, ठीक है? माइनस करा, उसके बाद आप कहाँ पहुंच जाओगे? EBT पे। फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? EBIT पे पहुंच जाओगे। डन, यही हमने एग्जाम्पल करा था। आ जाओ देख भी लेते हैं। ये रहा दो एग्जाम्पल, ये रहे। मैंने कहा EBT इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे निकालते थे? मैंने कहा 9% डिबेंचर दे रखे 5 लाख के, 5 लाख पे कितना लगाया? 9%, ये आ गया 45,000, है ना। अब आपको अगर क्वेश्चन में EBT इज गिवन तो EBIT निकालने के लिए क्या करोगे? EBT में इंटरेस्ट ऐड कर दोगे। कोई डाउट यहाँ तक? बहुत ही बढ़िया। फिर इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में EAT गिवन है तो आप क्या करोगे? EBIT निकालने के लिए सबसे पहले EBT पे जाओगे। याद है ना, हम ऐसे करते थे, ये लेवल चलते थे भाई, है ना। चलो, तो उसके बाद मैंने कहा डिवाइड बाय 1 माइनस टी मारा और वैसे चले जाओगे, ठीक है, करा रखा है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आता था कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या बनता था? मैंने कहा डेट और इक्विटी दोनों को जोड़ के कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि हम यहाँ बोलते थे ना जो फर्म पैसा लगा, ये क्या लिख दिया मैंने? जो फर्म में पैसा लगा रखा है, मैं तो लिखा ही नहीं, सॉरी, जो फर्म में पैसा लगा रखा है, ठीक है। अब मैंने कहा जो फर्म में पैसा लगा रखा है वो कहां से लगता है? दो तरह से लगता है, एक डेट फंड और एक इक्विटी फंड। और डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी का मतलब SHF। तो इसलिए हमने बोल दिया कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या आया था? NCL प्लस SHF। कोई डाउट यहाँ तक? फिर इसके बाद हमारे तो बड़े भारी भरकम टॉपिक है जो हमने लास्ट क्लास में करा था। एक बार फटाफट से इसको भी रिवाइज करें, 10 मिनट के अंदर सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। देखना सर, हमने टर्नओवर रेशियो स्टार्ट करे थे, इसका कॉन्सेप्ट क्या था? जल्दी बताओ। मैंने कहा COGS निकालना था, और इसके आधार विभिन्न नाम कौन से थे? जल्दी बोलो मेरे साथ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये 3 नाम आपको दिख सकते हैं। फिर मैंने कहा यहाँ पे इसका मतलब क्या था? जो गुड्स सेल हुए उनकी कॉस्ट क्या थी? मैंने कहा जो गुड्स सेल हुए उनकी कॉस्ट क्या थी। अब मैंने कहा सेल एक डायरेक्ट मेथड है इसके अंदर। डायरेक्ट मेथड कैसा था? जो गुड्स बिके उनकी कॉस्ट क्या थी? मैंने कहा जो ओपनिंग में पड़े होंगे वो भी उसकी कॉस्ट होंगी, जो खरीदे वो भी उसकी कॉस्ट होंगे, जो हमने उन खरीदने के लिए कॉस्ट लगाई डायरेक्ट एक्सपेंस वो भी उसकी कॉस्ट होगी, बट जो बच गए, जो भी नहीं बिके, वो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट नहीं होगी, तो उसको एक्सक्लूड मार दो। तो इसलिए बोला ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डन है क्या? क्लियर? इसके बाद मैंने कहा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस बताओ, डेफिनेशन याद है क्या? या तो जो रिलेटेड टू परचेज है या फिर कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स है, यानी कि एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री, है ना। यार थोड़ा सा एक्टिवली भाई, ऐसे क्या मतलब मुर्दे बन के बैठे रहते हो? मैं बोलता रहता हूँ, मजा नहीं आता यार, ऐसे गलत बात है यार, ठीक है।
चलो, इसके बाद हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या आया था? मैंने कहा दूसरा फॉर्मूला था COGS इज इक्वल्स टू सेल्स, यानी कि हम ये बोल सकते हैं ना, सेल्स में से क्या कर सकते हो आप, सेल्स में से अपना प्रॉफिट हटा दो तो आपकी कॉस्ट ही बचेगी भाई। तो मैंने कहा लेकिन इसके अंदर थोड़ी विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी, और वो आपको समस्याएं याद है, हम लोगों ने बात करी थी, 4 एग्जाम्पल होते थे डिस्कस, और हमने बोला था। अच्छा एक बात बताओ, मैं पूछूंगा, परसेंटेज चेंज होती थी अमाउंट के लिए या अमाउंट चेंज होता था परसेंटेज के लिए? बोलो। हमेशा बदलाव किस में आता था? परसेंटेज में। तो इसलिए हम ऐसा नोट करते थे। हम पहला एग्जांपल, सेल दे रखी है 5 लाख की, जीपी निकालना है कितना? 10% ऑन सेल्स। मैंने कहा दोनों सेल है क्या? जब दोनों एक जैसे तो कोई प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी, और समस्या नहीं होंगी तो आराम से नॉर्मल परसेंटेज लगाओ और जो करना है वो करो, डन। उसके आगे मैंने कहा अब दूसरा एग्जांपल, सेल दे रखी है 5,50,000 की, जीपी दे रखा है कॉस्ट पे। तो कॉस्ट से कहा अब परसेंटेज को बदलाव करना है, परसेंटेज को कहां पे लेके जाना है? सेल पे लेके जाना है। तो मैंने कहा कॉस्ट से सेल पे जाना है, जल्दी बोलो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो अपॉन में जाके सब कुछ सेम रखना, सब कुछ सेम रखना, और अपॉन में जाके क्या कर देना? बस 100 प्लस रेट कर देना, तो प्लस का याद रहेगा इस तरीके से। अब दूसरा केस, मैंने कहा कभी कभी क्वेश्चन कॉस्ट देता और कहता सेल निकालो। मैंने कहा क्यों करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आज हम क्वेश्चन के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, और मैं आज बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं पे अपने साथ करवाने वाला हूँ, ठीक है, जितने मेरे से पॉसिबल हो पाएंगे। आज हमारी क्वेश्चन क्लास रहेगी, टेंशन नॉट, टर्नओवर रेशियोज तक हम खत्म कर चुके हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रह गया, एक क्लास और लगा लेंगे, लेकिन आज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चल सही है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। अगले 1 घंटे तक हम सिर्फ दबा के क्वेश्चन करने वाले, जितने हो सकेंगे हमसे, ठीक है। सबके कैच पकड़ लेंगे, देख लेंगे जिस भी तरीके से। आ जाओ। तो मैंने कहा दूसरी बात आई, अब मैंने कहा COGS के ऊपर बात करता हूँ। COGS के अंदर अब कभी कभी क्वेश्चन आपको कॉस्ट प्रोवाइड करता है, और क्वेश्चन में दे रखिए सेल, मतलब कॉस्ट प्रोवाइड करता है, निकालनी होती है सेल। तो मैंने कहा सबसे पहले यू विल चेक कि भाई परसेंटेज किस पे है। मैंने कहा परसेंटेज है सेल पे, और निकाल दे क्या रखी है? कॉस्ट। तो सेल से कॉस्ट पर जाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, माइनस कर दिया। अब अगर कॉस्ट दे रखी है और कॉस्ट पे परसेंटेज है तो भाई कोई टेंशन ही नहीं ना, बट सेल निकालने के लिए आप प्लस करोगे माइनस? प्लस करेंगे, सेल निकालनी है ना भाई, तो कॉस्ट प्लस जीपी तो करना पड़ेगा, डन। चलो यहां तक हम लोगों ने अपनी क्लास में करा था। आज हमारी है क्वेश्चन क्लास। एक बुक दे दो मेरे को, यहीं पे क्वेश्चन डालता जाऊंगा, यहीं पे करवाता जाऊंगा, ठीक है। और लगे रहो, और साथ में बस अपना कैलकुलेटिव माइंड आज एक्टिव कर लेना, ठीक है, क्योंकि आज कैलकुलेशन बहुत सारी होने वाली है, शुरू से लग जाएंगे आज। हाँ, और ये हमारी तैयारी हो रही है LDR क्वेश्चंस को बनाने की, जो हम लास्ट में अपने सिर्फ रिवाइज करेंगे और काम करेंगे। 101 क्वेश्चन है भाई, 101 थोड़ी करने वाले हैं इसके अंदर, है ना। टेंशन बाजी इतनी थोड़ी पा लेंगे, जितने हो सकेंगे उतने हम प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ उससे ज़्यादा हम नहीं करने वाले, ठीक है। एग्जॉस्टिव लिस्ट हम रट चुके हैं, तो उसमें ही सारा कुछ इन्वॉल्व करता है। चलो जिनके पास अपनी बुक है वो बुक रख सकते हो, नहीं है तो यहाँ से रेफर मारते जाओ। चलो सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आ जाओ भाई, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। कैलकुलेटर मेरा पड़ा होता ना तो फटाफट कर डालता हूँ। चलो कोई नहीं, यहाँ पे खोल लेता हूँ। आ जाओ भाई लोग, देखना सर क्या निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं देखनी, सबसे पहले नीचे पढ़ो रिक्वायरमेंट क्या है। जल्दी बताओ मुझे रिक्वायरमेंट क्या है। करंट रेशो निकालना है और क्विक रेशो निकालना है। एंड व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फॉर दीज रेशो, करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। व्हाट द कंक्लूजन, मैंने कहा पहले रेशो निकालो आराम से। क्विक करंट रेशो निकालना है, यही निकालते हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला बताओ मित्रों फटाफट। CR इज इक्वल्स टू CA बाय CL। सबसे पहले अब हम CA की वैल्यू निकालने निकलेंगे। CA के अंदर यहाँ पे मार्क करते हैं फटाफट। क्या गुडविल इज योर करंट एसेट? ना भाई। क्या इन्वेंट्री इज योर करंट एसेट? मैंने कहा हाँ। ट्रेड रिसीवेबल? हाँ। प्रोविजन आएगा क्या? ना, यहाँ पे नहीं आएगा, इसमें तो नहीं आएगा ना। ओके, इसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करो। अच्छा रुको रुको रुको, 1 मिनट ध्यान से सुनना। ना क्यों भाई, इसी के अंदर ही तो आता है करंट एसेट की वैल्यू, तो माइनस कर देगा ना आपकी वैल्यू है, तो ये आपकी वैल्यू पूरी नेट वाली आएगी यहाँ पे, ये ध्यान रखना। ये ठीक है, तेज हो गए थोड़ा सा। 2,50,000 1,30,000 डन होगी बात। आगे आ जाओ।
इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म आएगा, मैं सी ए लिखता जा रहा हूं, बात ही खत्म है ना। चलो इसके बाद मैंने कहा एक्सपेंस पेड इन एडवांस, ये क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी आएगा। अदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, हाँ सर। एक्रूड इनकम, हाँ सर। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये लाइबिलिटी है पर उसमें आएगी, ठीक है। तो सीएल लिख दूं, सीएल लिख दूं, सीएल लिख देता हूं, सीएल लिख देता हूं, बात खत्म होगी बात। चलो जी, सब कुछ आया, बस ऊपर का ये गुडविल नहीं आया, और तो सब कुछ ही आया देखा जाए तो। अब देखना, तो मैंने कहा सीए को टोटल मारते हैं, सीए का टोटल कितना आएगा जल्दी बताओ। 2,50,000, 1,30,000 प्लस 30 प्लस 20,000, 40 भी आएगा ना, हाँ 40 प्लस 10,000 कितना हो गया, सीए कितना आ गया 480, और डिवाइड मारोगे किससे, सीएल से, तो लास्ट वाले 3 ऐड करने हैं, 30, 95, 9, 3, 12, 1, 20, 1, 30 आ गया। अच्छा 4 है, सॉरी, तो 1, हाँ तो 1.5 लाख आ जाएगा, 1, 30 प्लस 20, 480 डिवाइडेड बाय 1,50,000, 3.2। क्लियर है क्या, कुछ था इसके अंदर बच्चों वाला, बस एक कैश था इसके अंदर, अगर एक कैश नोट करूं तो बस इन दोनों को मर्ज करके लेना है, यहां पे लिख देता हूं, बाद के लिए काम आएगा हमारे। ये टाइम लगाए हुए बर्बाद नहीं होने वाला, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है, कि आपके पास ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके आपके पास कैचेस रहेंगे कि अच्छा ये चीजें हमें नोट करनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको करवा दिया, इस तरीके का एक आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन पता है कौन सा आता है, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है इंक्रीज डिक्रीज चेक करने वाला। अब मैं उसको आपको डायरेक्ट करना भी सिखाऊंगा, मतलब कैलकुलेशन वाइज। कभी कैलकुलेशन में आ गया तो 3 नंबर में आता है, जनरली आएगा नहीं, एमसीक्यू में आता है। एमसीक्यू में मैं आपको पता करना सिखा दूंगा कि कैसे एकदम से पता कर लिया कि ये इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, नो चेंज। चलो जी, मैं एक पहले एग्जांपल लेता हूँ, क्वेश्चन बड़ा बढ़िया से मिल जाए ना क्वेश्चन, तो वो वाला क्वेश्चन खत्म भाई। अच्छा क्यूआर, सॉरी निकाल ले भाई, निकाल ले, सॉरी, ठीक है, मैं उसको करके खत्म हो। चलो क्यूए निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, पहले तो क्विक एसेट निकाल लो ना, तो क्यूए निकालोगे तो सीए माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स, यही था। करंट एसेट देखो कितने के हैं, करंट एसेट कितने के थे, ये निकाले 480 के। इन्वेंट्री कितने की थी, ये रही 2,50,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे दे ही रखे थे, याद देखो, एक्सपेंस पेड इन एडवांस वाले ये थे, कितने के हैं ये, 20 के हैं, 30 के हैं, 20 के। हाँ जी, नहीं बेटा नहीं, एक्रूड इनकम का क्या लेना देना है, मैंने बोला प्रीपेड। एक्रूड इनकम तो वैसे भी बाद में कैश में कन्वर्ट होगी, तो ऐसा कैसे कह सकते हो कि नहीं होगी, है ना। चलो, और माइनस एडवांस टैक्सेस, एडवांस टैक्सेस माइनस करो, एडवांस टैक्सेस हैं, नहीं है भाई, कुछ नहीं है तो 0 कर दो बस, बताओ कितना आ गया, 480 माइनस 2,50,000 माइनस 20,000, 2,10,000, और फिर सीएल तो वही रहेगा, तो डिवाइड बाय 1.5 लाख कर देते हैं, 1.4 आ रहा है, ये लो, ठीक है। तो क्यूए बाय सीएल की वैल्यू कितनी आ गई, 2,10,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000। कोई डाउट है क्या किसी को इसमें, और इसको ऐसे लिखना है 1.4:1 करके, डन। हमेशा रेशो में लिखोगे इसको, कैसे लिखोगे, रेशो में करके, जैसे इन्होंने आंसर नीचे दे रखा है। अब सर ये क्या दे रखा है, शॉर्ट टर्म। अब यहाँ पे व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फॉर दीज रेशोज, तो मैंने कहा अब यहाँ देखना, यहाँ पे पता है क्या रहता है, सेटिस्फैक्ट्री रेशो कितने होते हैं, पहले आपको ये बताता हूँ मैं, ठीक है। करंट रेशो के लिए आइडल रेशो क्या रहता है, 2:1, और क्विक रेशो के लिए आइडियल रेशो होता है आपका 1:1। अब अगर ये उससे ज्यादा है तो बढ़िया है, नहीं है तो घटिया है। तो देख लो भाई, अब हमारा जो ये आया था 3.2:1 आया था, क्या ये 2 से ज्यादा है,
हाँ सर तो बढ़िया है। अब दूसरा देखो ये 1.4 आया, क्या ये 1.1 से 1:1 से ज़्यादा है? हाँ सर तो बढ़िया है। तो इसलिए हमने लिखा कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, मतलब अच्छी है। बस ऐसे लिख के आ जाओगे, डन है। चल आगे बात करें, अब अगले तरीके को क्वेश्चन पे आऊँ, सेकंड टाइप के इसी के अंदर कवर होते हैं इंक्रीज डिक्रीज वाले।